अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का दर्जा रात दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। स्मोक के खतरात कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि गुज़श्ता रात बारिश की हल्का बूंदाबांदी की वजह से स्मोक के जितने भी असरात थे शहर फैसलाबाद से वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी भी आगे से काफी बढ़ गई है, लेकिन खुशी की बात यह है कि बारिश की वजह से खुश्क सर्दी का राज जो शहर फैसलाबाद पर था वो अब जाता हुआ नजर आ रहा है और मौसम मजीद खुशगवार हो रहा है। आज का मौसम शहर फैसलाबाद का कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा आज फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? दिखने में तो खूब सुहाना है, लेकिन ये सुहाना मौसम कब तक रहेगा? बारिश की बूंदाबांदी दोबारा होगी या मजीद खुश्क रहेगा मौसम? जी हनान, फैसलाबाद में अगर हम मौसम की बात करते हैं तो फैसलाबाद का जो मौसम है इस वक्त ठंडा और सर्द है और हर गुजरता दिन जो है वो सर्दी का तबल बजाता हुआ ये बता रहा है कि अब फैसलाबाद के शहरी जो है वो तैयार हो जाए और अपने अपने गर्म लिहाफ जो है वो निकाले, क्योंकि मजीद ठंड जो है वो आने वाली है और मौसम जो है वो मजीद ठंडा होगा। इस वक्त भी बादल जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर सूरज को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे और मुकम्मल तौर पर बादल भी छाए हुए हैं आसमान पर। यूँ लग रहा है कि आज सारा दिन जो है वो जो सूरज मियाँ वो अपना मुखड़ा नहीं दिखाएगा फैसलाबाद के शहरियों को, तो इससे मौसम जो है वो मजीद मौसम में सारा दिन जो है वो खुनकी बरकरार रहेगी और रात के वक्त जो है वो मजीद ठंड होगी, मौसम जो है वो मजीद सर्द हो जाएगा। और इस वक्त अगर हम दर्जा रात की बात करते हैं तो दर्जा रात 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 13 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। हवा में नमी का तनासब 70% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है वो इसी तरह सर्द रहेगा, खुश्क रहेगा, लेकिन बारिश का कोई भी इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब, आज का सवाल जो है वो मैं आपसे करता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का नाम क्या है? मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का नाम क्या है। बताने वाले 5 खुशनसीब जो होंगे, जो सबसे पहले वो नंबर जो कि स्क्रीन पे दिया जा रहा है उसके ऊपर टेक्स्ट करके हमें इसका जवाब बताएंगे। बुलेवार्ड की जानब से उनको वॉचेस दिए जाएंगे, उन वॉचेस के जरिए वहां से फ्री कटिंग करवा सकते हैं, वहां से आप फूड जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का, और बहुत से काम जो है वो लिए जा सकते हैं। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि वो वॉचेस हासिल करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का नाम बताना होगा। अब वो नाम किस नंबर पे बताना होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप जो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करेंगे 5 खुशनसीबों को वो वॉचेस जो हैं वो सिटी 41 और बुलेवार्ड की जानब से फराम किए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। गवर्नमेंट की तरफ से 16 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी अदारे जो हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद वालदैन जो हैं वो काफी परेशान हैं। 26 नवंबर से ये तालीमी अदारे जो हैं वो बंद होंगे, 26 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक। तो वालदैन काफी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन वालदैन तो पढ़ाई को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर्स जिनमें प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो भी काफी परेशान हैं, क्योंकि कारोबार का मरकज ही उनका वही था और उनके रुकने की वजह से जहां पे स्टूडेंट्स की जितने भी तालीम का नुकसान होगा, उसके साथ साथ एक बिजनेस जो रन हो रहा था, हजारों स्कूल थे फैसलाबाद के अंदर, वो अब बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से आगे ही 5 से 6 माह जो है वो स्कूल्स बंद रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। वक्तन फवक्तन इनसे गुफ्तगू भी करते रहे हम, जितने भी स्कूल इंतजामिया थी, और उनका यही कहना था कि बहुत मुश्किलात से 2-4 रहना पड़ेगा और दोबारा एक बंद इंजन को स्टार्ट करने के लिए काफी एफर्ट चाहिए होगी। वो इंजन अभी स्टार्ट हुआ ही था कि दोबारा से इशारा मिल गया कि अभी इसे दोबारा से बंद कर दिया जाए। उस वजह से अब जितने भी स्कूल मालकान हैं वो काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया ये बेहतर नहीं है, क्योंकि हम SOPs को मुकम्मल तौर पे स्कूलों के अंदर फॉलो कर रहे थे। अब और क्या खदशात थे और क्या तहफ्फुजात हैं इनके, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत रखी है। हमारे साथ खालिद हयात कमोका साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम भुट्टर साहब,
जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। पहले मैं खालिद याक मौका साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मौका साहब, ये बताइएगा कि बच्चे कितना सफर करेंगे तालीम से, क्योंकि एक लंबा अरसा पहले ही बन रहा है। एक साल में अगर पढ़ाना हो तो 2-3 माह की छुट्टियां होती हैं, बाकी 9 महीने बच्चे स्टडी करते हैं। अब यहां पे बिल्कुल वाइस वर्सा है, यहां पे 9 महीने तकरीबन स्कूल बंद रहे हैं और 3 महीने चले। साल का सिलेबस किस तरह से कवर करेंगे? और प्राइवेट स्कूल्स के पास क्या ये फैसिलिटी मौजूद है कि ऑनलाइन क्लासेस वो बच्चों को दे सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हनान बुखारी साहब, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि सिटी 41 ने हमें मौका दिया कि हम अपनी मुश्किलात और अपने इश्यूज़ का तज़किरा कर सकें और आपके इस चैनल की वसातत से हमारे जो इश्यूज़ हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुँच सकें। बड़ा अहम सवाल किया है, बड़ा संजीदा नवैयत का ये सवाल है, लम्हा फ़िक्रिया भी है। सभी लोग ये इतराफ़ कर रहे थे, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हों, NCOC को लीड कर रहे हैं असद उमर साहब, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि तलीमी इदारे खा वो पब्लिक सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, जितना SOPs को वो फॉलो कर रहे हैं और जो रिकमेंडेशंस दी WHO ने, NCOC ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हमारी हुकूमत ने, वाहिद तलीमी इदारे ऐसी जगह थे जहां पे पासदारी की जा रही थी SOPs की। और ये एक एग्जाम्पल और एक मिसाल थी बड़े लोगों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, कि किस तरीके से नन्हे और मासूम बच्चे अपने घरों से आते हैं, वो अपना मास्क साथ लेकर आते हैं और जब स्कूल में एंटर होते हैं तो उनको स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से सैनिटाइज़ किया जाता है, उनकी क्लासेस को सैनिटाइज़ किया जाता है। फिर उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखा जा रहा था। 50% स्टूडेंट्स एक दिन आते थे और 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो अगले दिन आते थे। तो हम ये सोच रहे थे और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की तरफ से ये बयानात आ रहे थे, एतराफ़ कर रहे थे कि ये एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तानियों को तालीमी इदारों से कुछ सीखना चाहिए SOPs फॉलो करने के हवाले से। लेकिन अचानक कल हुकूमत पाकिस्तान ने तालीमी इदारों की बंदिश का जो है वो ऐलान कर दिया और एक लंबा पीरियड 7 माह इसी साल में, इसी सेशन में पहले इदारे बंद रहे। ऑनलाइन स्टडी का आपने जिक्र किया, ऑनलाइन स्टडी का बुखारी साहब वो आउटपुट नहीं है। जिस तरीके से बच्चा क्लास में सीखता है, अपने साथी बच्चों से सीखता है, जब क्लास में उनका टीचर मौजूद होता है उस वक्त बच्चे संजीदा होते हैं। जब क्लास में टीचर मौजूद ना हो, ऑनलाइन स्टडी के हवाले से यकीनन प्राइवेट सेक्टर ने अपने तौर पे इक़दामात किए। हमने अपने स्टाफ को अपने इदारों में बुलाया, ऑनलाइन स्टडी के हवाले से लेक्चर तैयार किए गए, लेक्चर डिलीवर किए गए और हमने स्टूडेंट्स को एंगेज रखने की अपने तय पूरी कोशिश की। लेकिन आप यकीन जानिएगा कि बच्चे उसमें संजीदा नहीं थे। हमारे जो मुल्क का माहौल है वो इस तरह का नहीं है कि ऑनलाइन स्टडी को हम फ्रूटफुल कह सकें। ख़ास तौर पे जो दही एरिया है, जो एक रिसर्च सामने आई, जो हमारे पास मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक 14% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, उनके पास टच फ़ोन की सहूलत मौजूद है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं वो ये सहूलत अपने बच्चों को नहीं दे सकते। और आप इमेजिन करें कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं और उस फैमिली का ताल्लुक जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के साथ है और चारों बच्चे मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में जा रहे हों, तो 4 बच्चों को बैक वक्त किस तरीके से मोबाइल वालिदैन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जाहिर है उनके पेरेंट्स भी जॉब पे जाते होंगे, उनको अपने बिजनेस के लिए, उनको अपने जॉब के लिए भी मोबाइल की ज़रूरत है। फिर इंटरनेट के पैकेज करवाने के लिए उनको एक अमाउंट की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ इस तरीके से मुमकिन नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ इस सिलसिले में मशावरत करती। WHO की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 35 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को कोरोना का ख़तरा था। और ये रिसर्च भी सामने आ चुकी थी कि जो 12 साल तक की एज के बच्चे हैं उनको कोरोना का ख़तरा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने रैंडम टेस्ट करवाए और रैंडम टेस्टिंग में
2 लाख रैंडम टेस्टिंग में से सिर्फ 500 बच्चों के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, तो ये तादाद बनती थी 0.25%। और वो 500 जो तादाद थी वो भी सिर्फ स्कूल्स में से नहीं, उसमें स्कूल्स के बच्चे, स्टाफ मेंबर, दर्जा चहारम का स्टाफ, पब्लिक सेक्टर के, फिर उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, और एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे तक डाटा पहुंचा, उसके मुताबिक इन स्टूडेंट्स में से भी सिर्फ 10% स्टूडेंट्स का ताल्लुक जो है 500 स्टूडेंट्स में वो प्राइवेट तलीमी इदारों के साथ था। बाकी स्टूडेंट्स का या स्टाफ मेंबर्स का ताल्लुक जो है वो सरकारी सेक्टर के साथ था। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर SOPs को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है, वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान हमें कह रही है। सरकारी स्कूलों में किसी हद तक कमी बेशी देखने के लिए आई, क्योंकि उनके पास इतने मुनासिब फंड्स नहीं थे। 50 अरब रुपया चाहिए था उनको ये सारी प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उनको और SOPs को पूरा करने के लिए। और अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको थोड़ा सा ये अमाउंट का अरेंजमेंट करके दे देती, और बिलखसूस जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 1200 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज दिया था, उस वक्त उसमें से 50 अरब रुपए सरकारी तलीमी इदारों के लिए रख लिए जाते, ताकि वहाँ पे SOPs को पूरा करने के लिए उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा सकता, क्योंकि उनका जो ताल्लुक है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पेरेंट्स के वो बच्चे होते हैं, वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सारे SOPs को फॉलो करें। उसके साथ साथ एक जो बड़ी मुश्किल पेश आई प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट सेक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, क्योंकि हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं कॉलेजेस के, तो उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं भुट्टो साहब के साथ। भुट्टो साहब, आप क्या कहेंगे, कॉलेजेस को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस मैं जानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर पे सरकारी बिल्डिंग्स की बजाय वो प्राइवेट बिल्डिंग्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवी रेंट जो है वो पे कर रहे हैं उसका। अब अगर बंद होता है 2 से 3 माह के लिए, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी, बहुत शुक्रिया हनान बुखारी साहब आपका और सिटी 41 का। तो सबसे पहले कमोगा साहब ने जैसे स्कूल्स में मसाइल बयान किए हैं, तो उस हवाले से कॉलेजेस भी जो है वो किसी इस तरह के मसाइल से, ऐसे मसाइल से दो चार है जिसमें जो डिफरेंट तो नहीं है स्कूल से, लेकिन उसमें मेन इश्यूज़ जो हैं इस वक्त 2 तरह के इश्यूज़ हैं हमारे इस वक्त। एक तो ग्रेजुएशंस के और मास्टर्स के कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो एग्ज़ाम्स ले रही थी, तो उनकी एग्ज़ाम्स की डेट शीट अभी चल रही है, उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। और उसके अलावा 4 दिसंबर से कुछ यूनिवर्सिटी जो थी वो MA के एग्ज़ाम्स लेने जा रही थी। ये वो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम जो थे वो 13 14 मार्च को होने थे, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम, तो उनका अगस्त में रिज़ल्ट आ जाना था। उसके बाद इन बच्चों ने आगे फ्यूचर के लिए MA में एडमिशन ले लेना था, लेकिन उस वक़्त लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से 14 मार्च को या 13 मार्च को। उसके बाद 15 सितंबर तक लॉकडाउन की सिचुएशन में ना इन बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए। फिर ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स के ऊपर जब हम गए हैं तो जैसी डेट शीट्स आई हैं बच्चों की, तो उनके एग्ज़ाम्स अब हो रहे थे। अभी प्रैक्टिकल बच्चों के जो है वो कंटिन्यू हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है कि 26 नवंबर से जो होगा वो तमाम तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा। अगर तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है तो इसमें जो नोटिफिकेशन तो अभी कोई नहीं हुआ, इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पता चला है कि उसमें जितने भी तलीमी इदारों में एग्जाम्स हो रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया। बिल्कुल, अब उनकी वजह से बहुत सारा नुकसान जो है वो बच्चों का होगा। वो नुकसान कितना देर पा रहेगा इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ कासिम भुट्टो ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद थे, उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। तो भुट्टो साहब, क्या कहेंगे आप? तालीमी नुकसानात बता रहे थे कि ना जाने की वजह से स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को क्या नुकसानात होंगे। एग्जाम्स के हवाले से खासतौर पे आप जो बता रहे थे कि लास्ट पे जिनके एग्जाम्स चल रहे थे अब मुलतवी होने की वजह से उनको फिर नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, डेफिनेटली उन्होंने अगर ग्रेजुएशन और मास्टर्स में ओवरेज भी हो जाएंगे, उसमें जब एग्जाम्स का दोबारा शेड्यूल अभी कोई नहीं है, अभी एग्जाम्स कंटिन्यू थे। तो जैसे कि SOPs में अगर हम देखा जाए तो जब मार्केट्स ओपन की गई, उसके अलावा बाकी बिजनेसेस को ओपन कर दिया गया, फैक्ट्रीज को ओपन कर दिया जिसमें हज़ारों मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनको जब ओपन किया गया तो उनको SOPs के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट ने कहा था कि आपने तमाम कारोबार या बिजनेसेस को ओपन करना है।
लेकिन ओपन करने के बाद कोई अदारा ऐसा नहीं है जिसने SOPs के ऊपर अमल किया हो। लेकिन तलीमी अदारों को जब 15 सितंबर से हमें नोटिफाई किया गया कि तलीमी अदारों को ओपन करना है, अल्टरनेट डेज पे आप लोगों ने जाना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, तो उस हवाले से जितने भी तलीमी इदारे थे तमाम तलीमी इदारों ने SOPs को फॉलो किया। तो उसमें गवर्नमेंट ने खुद जो है वो टॉक शोज़ के ऊपर जब गुफ्तगू की है तो तलीमी अदारों की एक एग्जाम्पल पेश किया कि तलीमी अदारों ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड दिया है हमें। तो जब प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड दिया जा चुका है तलीमी इदारों के ऊपर, इसके बावजूद जो है वो बाकी बिजनेसेस वैसे ही कंटिन्यू हैं। जब भी बंद किया गया तलीमी इदारों को 13 मार्च को बंद किया गया, सबसे एंड के ऊपर तलीमी इदारों को ओपन किया गया। अब फिर वही सिचुएशन जनरेट कर दी है, तलीमी इदारों को सबसे पहले बंद कर रहे हैं, उसके बाद अब बाकी तमाम बिजनेसेस वैसे ही कंटिन्यू हैं, किसी जगह पे ऊपर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाई जा रही, सवाए तलीमी इदारों के बाकी तमाम बिजनेस जो है वो वैसे ही एज इट इज चल रहे हैं। तो जब तलीमी इदारे इन चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे थे, अगर मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था तो कोरोना केसेस की तादाद का सबब गवर्नमेंट और ओपोजिशन दोनों के जलसे हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया गया। जब तलीमी इदारों के ऊपर सारी चीज़ें कंट्रोल में थीं तो ऐसी सूरत हाल में अगर मुल्क खुदा न खास्ता लॉकडाउन की तरफ जाता तो उस वक्त तलीमी इदारों को भी बंद किया जाता, जब बाकी बिजनेसेस जो थे उनको बंद किया जाता। दूसरी सूरत हाल इसमें यह आ गई, जितने भी तलीमी इदारे हैं तमाम रेंटेड बिल्डिंग में हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर जो हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो हैं जब रेंटेड बिल्डिंग के ऊपर जो है वो काम करेंगे तो बच्चा कोई भी कॉलेज में आने के लिए जो है वो उसको इन्होंने मना कर दिया कि आपने तलीमी इदारे में नहीं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जाना है। अभी ऑनलाइन के ऊपर अगर हम पहले डिस्कशन कर लें तो इसमें 74% पाकिस्तान की आबादी जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है, उसमें से सिर्फ 21% लोगों के पास नेट की फैसिलिटी मौजूद है। हमारे लोकल एरियाज या देहातों में चले जाएं तो वहां पर तो लोगों को टेलीफोन की कॉल सुनने के लिए छत के ऊपर जाना पड़ता है, सिग्नल नहीं आते हैं। तो वो लोग ऑनलाइन में जाके किस तरीके से जो है वो ऑनलाइन की फैसिलिटी के ऊपर एग्जाम्स दे पाएंगे या लेक्चर दे सकेंगे। जो है वो तबका ताल्लुक रखता है और वहां पे 3G 4G की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, इवन दूसरे इंटरनेट्स भी वहां पे मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे इस चीज को? तो गवर्नमेंट को इसमें पहले जितने भी तलीमी अदारे हैं उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि ये आप पॉलिसी के लिए आप लोगों के साथ हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता। जैसा कि एग्जाम्स की बात ले लें, उसके ऊपर भी कोई भी जो है वो नोटिफाई नहीं किया जाता। इस वक्त हम खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जो एग्जाम चल रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो ऑलरेडी उनका 1 साल का ड्यूरेशन 2 साल के ऊपर चला गया है। तो जिसने ग्रेजुएशन की या MA की डिग्री 4 साल में मुकम्मल करनी है तो उसका फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर किया जा सकेगा? ना तो ऐसे बच्चों को HEC ने पॉलिसी बनाई है, इंटर के बच्चों को पास कर दिया, वो भी सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो जब वो सेकंड ईयर में प्रमोट किए तो उनके लिए डबल चैलेंज है, हमारे लिए भी डबल चैलेंज है, क्योंकि जो रिजल्ट उनका सेकंड ईयर में होगा वही रिजल्ट उनको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। अगर सेकंड ईयर में बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं रहती है तो उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी सारे का सारा जो है वो नुकसानदेह होगा उसके लिए। अगर सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स लेता है तो उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो भी अच्छा कंसीडर किया जाएगा। तो ऑनलाइन सिस्टम में हमारा मुल्क जो है वो किसी भी सूरत जा ही नहीं सकता। हम किसी भी तरीके के तौर पे ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर नहीं कर सकते। हमारे देहातों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हॉस्टल्स में आके स्टडी के लिए आ रही है। बहुत सारे देहातों में कॉलेजेस मौजूद हैं, सरकारी कॉलेजेस मौजूद हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं वो मजदूर तबके से हैं, उनके ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जा सकता कि उतने महंगे मोबाइल फोन्स लें, फिर उसके बाद इंटरनेट की फैसिलिटीज लें, फिर ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो उसके शेड्यूल के मुताबिक ले सकें। बिल्कुल, इस चीज को मलूज़े खातिर गवर्नमेंट को रखना चाहिए था और अल्टरनेट स्ट्रेटजीज जरूर देनी चाहिए थी कि बच्चों की तालीम का नुकसान जो है वो ना हो। तो कमोका साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि इस बिजनेस से वाबस्ता थे, ये एक पूरी इंडस्ट्री है ये भी, और स्कूल कॉलेजेस जो लोग चला रहे हैं, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो थे, बहुत सारे लोग कोविड की वजह से, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहे और बंद होने की वजह से ना तो कोई अर्निंग का जरिया थी, और अर्निंग ना आने की वजह से वहां पे जो मुलाजमत पेशा लोग थे, जो टीचर्स थे, उनको पैसे जो है वो नहीं दिए जा रहे थे। उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये जॉब छोड़ के दूसरे कारोबार की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए, दूसरी मुलाजमतों की तरफ जाना शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चे स्कूलों को छोड़ गए हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं। इस हवाले से मैं कमोका साहब पूछना चाह रहा हूं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं इसकी वजह से और कितने बच्चे हैं जो कि ड्रॉप आउट हुए हैं स्कूल से?
देखिए जी, तलीमी इदारों से प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी 500 अरब रुपए की इकानमी है। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, 15 लाख हमारे स्टाफ मेंबर्स, तकरीबन 4 लाख दर्जा चहारम के मुलाजमीन, फिर इसके साथ जुड़े जो बिजनेस हैं, अलाइड बिजनेस हैं, उनमें पब्लिशर्स हैं, स्टेशनरी का काम करने वाले हैं, तलीमी इदारों में टक शॉप का काम करने वाले हैं, यूनिफॉर्म का काम करने वाले हैं, बच्चों के शूज़ का काम करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों का जो रोज़गार है वो तलीमी इदारों से वाबस्ता है। तो 7 महीने जब इदारे मुसलसल बंद रहे तो ये बड़े दुख और करब की बात है कि जो लो इनकम स्कूल थे उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने स्टाफ को सैलरी दे सकें। और जैसा कि कासिम भुट्टर साहब ने जिक्र किया कि जब इदारों को अचानक बंद कर दिया गया, इदारों को अपनी स्ट्रेटजी बनाने का, प्लानिंग के लिए उनको वक्त नहीं दिया गया और फिर पेरेंट ने तलीमी इदारों के साथ ताउन ना किया, बहुत सारे तलीमी इदारे, लो कास्ट स्कूल जो सर्विंग स्कूल्स हैं, वो अपने स्टाफ को सैलरी ना दे सके और जिसकी वजह से पीएचडी लोग, एमफिल लोग हमें देखने में आया कि उन्होंने, किसी ने सब्जी की कोई रेडी लगाई, किसी ने फुटपाथ पे कोई और काम शुरू किया और मुसलसल इदारे बंद रहने की वजह से उन्होंने मुतबादल अपने ऑप्शंस या जॉब का जो अरेंजमेंट किया। अभी 15 लाख जो निजी तलीमी इदारों के स्टाफ मेंबर्स थे, उनमें से तकरीबन कोई 10 लाख के करीब वो स्टाफ मेंबर्स वापस अपनी जॉब पे आए और 5 लाख के करीब ऐसे स्टाफ मेंबर्स थे जिन्होंने अपना मुतबादल रोज़गार तलाश कर लिया। इस वक्त शदीद किल्लत है निजी तलीमी इदारों के पास जो क्वालिफाइड और तजर्बाकार स्टाफ था। अभी बहुत सारे नए टीचर्स जो अनट्रेंड हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह ताला निजी तलीमी इदारों की जो मैनेजमेंट है वो कोशिश करेगी, उनको भी ट्रेन कर लेंगे। अगर इन इदारों को और बंद रखा जाता है तो इससे पहले मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कोविड-19 की वजह से, जो तवील दौरानी की छुट्टियाँ उनकी वजह से वो इदारे बंद हो चुके हैं। 95% स्कूल जो रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं और जब 7 महीने इदारे बंद रहे, पेरेंट्स ने तावन ना किया, स्कूल इंतज़ामिया को फीसों की रिकवरी ना हुई, स्कूल इंतज़ामिया के लिए बेबसी थी कि वो किस तरीके से जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं उनको अपना रेंट अदा करें, जो 25 किस्म के हम मुख्तलिफ कमर्शल बुनियादों पर टैक्सेस हुकूमत पाकिस्तान को पे कर रहे हैं वो किस तरीके से अदा करें। और हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो बिजनेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजर हजरात हैं, उनके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव रखे और निजी तलीमी इदारों को लॉलीपॉप दिया जाता रहा कि हम आपको रिलीफ देंगे, इंसेंटिव देंगे, इंटरेस्ट फ्री हम आपको लोन देंगे, लेकिन आप यकीन करें कुछ नहीं दिया गया इनकी तरफ से। दिया गया। अच्छा, जो बिल्डिंग मालकान थे, रेंट में कोई रिलैक्सेशन की गई उनकी तरफ? जी, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग मालकान जो थे वो बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने देखा कि प्राइवेट तलीमी इदारे जो हैं, ख़ास तौर पे लो फीस वाले जो तलीमी इदारे हैं, ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, उनमें से कुछ बिल्डिंग के मालकान ऐसे थे जिन्होंने 50% और कुछ बिल्डिंग मालकान ने 25%, कुछ मालकान ने 20% उसमें डिस्काउंट दिया। लेकिन अगर दोबारा बंद होते हैं, मेरा नहीं ख्याल ये डिस्काउंट फिर मिलेगा आपको। यहाँ अभी भी गुंजाइश है? नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि जिन मालकान ने पहले सेक्रीफाइस किया, इतनी कुर्बानी दी, उसमें बहुत सारे, आप बुखारी साहब देखें कि बहुत सारे बिल्डिंग मालकान ऐसे हैं जिनका रोजगार ही यही है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आप स्पीचेस देख लें तो उन्होंने भी उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया कि बहुत सारे बिल्डिंग मालकान ऐसे हैं जिनका इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है, बेवा ख़वातीन हैं, कुछ ऐसे जो रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अपने मकान और घर बना के उन्होंने आगे रेंट आउट किए हुए हैं, उनका इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं है। और अगर उनका वो किराया रुक जाता है तो उनका अपना जो घर का जो सिस्टम है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जो मुसलसल पहले 3-4 महीने या 7 महीने जो इदारे बंद रहे, उन्होंने 50% या 20% उसमें से रिलीफ दिया है। रिक्वेस्ट तो मेरी है आपके तवस्सुत के साथ कि जिस तरह उन्होंने पहले खुले दिल का मुजाहरा किया, अब भी वो ख़ास तौर पे जो लो इनकम वाले स्कूल हैं उनके साथ वो ताउन करें। लेकिन ये हुकूमत का फ़र्ज़ है
हुकूमत को ये चाहिए था कि जो लो कास्ट स्कूल हैं, जो इदारे बंद हो चुके थे, जो इदारे इस वक्त क्राइसिस में, उनकी बहाली के लिए इकदाम करती। अगर वो उनको वैसे कोई रिलीफ नहीं दे सकते थे तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते। इंटरेस्ट फ्री लोन भी नहीं दे सकते थे तो मिनिमम जो मार्कअप है उस पर कोई ऐसा कोई अरेंजमेंट कर दिया जाता कि उन स्कूलों के साथ ताउन किया जाता ताकि वो अपने स्टाफ मेंबर्स को जो है सैलरी अदा कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि वैसे रोजगार स्कीम आई तो थी जिसके तहत आप कर्जा जात ले सकते थे स्टेट बैंक से। आप यकीन जानिएगा कि बहुत सारे प्राइवेट तलीमी इदारों ने, जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि ये स्कीम जारी कर रहे हैं, आप बैंकों से रब्ता कर सकते हैं, जब प्राइवेट तलीमी इदारों ने रब्ता किया मुख्तलिफ बैंकों के साथ, उन्होंने कहा कि स्पेशली हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने प्राइवेट तलीमी इदारों को लोन नहीं जारी करना, बल्कि उन्होंने हमारे सूबाई मिनिस्टर का नाम लेके कहा कि उन्होंने कहा इनको तो फीसें आ रही। जनाब ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से और वजीर आला पंजाब से गुजारिश करूंगा कि इस मामले का नोटिस लें, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की तरफ से पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, बल्कि जितने एसएमई सेक्टर्स हैं, मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जितने भी लोग हैं, उन तमाम के तमाम लोगों की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, ये शिकायत दी जा रही है कि जितना भी इंटरेस्ट फ्री लोन जो है, जिनके अंदर इंटरेस्ट बहुत कम था 5%, 7%, और इसके साथ साथ दीगर जितने भी लोग हैं जिनका ये कहना था कि स्टेट बैंक से कर्जा लिया जाना था, लेकिन वो लेना था प्राइवेट बैंक्स के थ्रू, तो प्राइवेट बैंक में जब जाके वो डिमांड करते हैं तो उनकी एप्लीकेशंस को ही मौसूल नहीं किया जाता। इनको तो साफ जवाब दे दिया गया, लेकिन जिनका बनता है उनकी भी एप्लीकेशंस छोटे ताजरों की वसूल नहीं की जा रही। तो ये मामला देखने काबिल है, गौर करने के काबिल है। अरबों रुपए आपने रखे हैं इस चीज के लिए कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को हमने बिल्डअप करना है, लेकिन जब कर्जा उन तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो बिल्ड किस तरह से होगा। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खालिद हयात कुमोका साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब, क्या कहेंगे आप कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं और प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात की जाए, क्या इनको बंद करने की वजह से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है? बड़ा अहम सवाल है और ये सोचने की बात है सब लोगों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए, अरबाब इख्तियार के लिए। इस वक्त 5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग है और तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, और ये भी एक बड़ी फिगर है। अब 5 करोड़ जो स्टूडेंट्स तालीमी इदारों में आ रहे थे, 22 करोड़ में से ये एक बहुत बड़ी फिगर है जो SOPs को फॉलो कर रही थी, और फिर इन स्टूडेंट्स को तालीमी इदारों तक पहुंचाने के लिए उनकी फैमिलीज़, उनके पेरेंट, तकरीबन करोड़ से 1.5 करोड़ वो अफराद बनते थे। जब वो अपने बच्चों को तालीमी इदारों तक पहुंचाने आते थे, फिर लेने आते थे, तो वो भी SOPs को फॉलो करते थे, और तालीमी इदारे महफूज जगह थे इन 6 या 6.5 करोड़ लोगों के लिए। अब आप देखेंगे कि अगर तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं तो यही बच्चे जब आप अपने पेरेंट के साथ मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, किसी मंडी में जाएंगे, किसी शादी के फंक्शन में जाएंगे, तो ये SOPs को फॉलो करते नज़र नहीं आएंगे। आप पाकिस्तान भर में किसी मार्केट में, किसी बाजार में, किसी जगह पे चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। चाहिए ये था कि हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करती कि वो कौन से ऐसे शोबाजात हैं जिन पर लॉकडाउन की वजह से, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से या माइक्रो लॉकडाउन की वजह से हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट हमारा ये था कि हमने जो कोरोना है उसको कंट्रोल करना। और ये भी मैं यहाँ पे तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे बड़ा फजल और बड़ा करम किया था कि पाकिस्तान को बड़ी हद तक कोरोना की तबाही से महफूज रखा। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ यही नहीं बल्कि कोरोना वायरस के जहां केसेस कम थे, वहां पे अगर मुआशी तौर पे देखा जाए, एक्सपोर्टर्स के हवाले से या दीगर बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, आपका तो सेक्टर बंद था लेकिन उनको इस हवाले से काफी फायदा मिला। भुट्टो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। भुट्टो साहब,
हुकूमत से अब डिमांड्स क्या हैं आपकी, आप क्या उनसे कहना चाहते हैं, क्या पैगाम उन तक पहुंचाना चाहते हैं? इसमें पहली चीज़ तो जैसे ये अभी 26 नवंबर से क्लासेस भी ख़त्म कर रहे हैं या लॉकडाउन की तरफ हम तलीमी अदारों में जा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ तलीमी अदारे नहीं बंद हो रहे, इसमें जितने भी रिक्शा वाले ड्राइवर्स थे जो गाड़ियों पे बच्चों को लेके आते थे उनका बिज़नेस, फिर कॉपीज़ वालों का बिज़नेस, मार्केट्स में जितने भी बुक्स वाले हैं उन सब का बिज़नेस डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसी सूरत में उनकी माशी सूरत हाल जो है वो भी तंगी की तरफ चली जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील है कि अपने फैसले के ऊपर नजर सानी करें। इसमें मजीद जो SOPs के ऊपर जो है वो मजीद अमल दरामद करवाया जा सकता है, बेशक वो अमल दरामद करवा दें, लेकिन फौरी तौर पर इन तलीमी अदारों को ऐसे बंद ना किया जाए। इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसमें ड्यूरेशन जो है वो तलीमी इदारों का, क्लासेस का ड्यूरेशन जो है उसको कम कर दिया जाए। फिर उसमें ऑनलाइन सिस्टम तो किसी भी सूरत में जो है वो हमारे पॉसिबल ही नहीं है। इसकी तो डिस्कशन जो है वो मुमकिन ही नहीं है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर क्लासेस जो है वो उसमें लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकती, तो स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, और वो स्कूल्स और कॉलेज जो देहातों के पास मौजूद हैं, उनमें तो ऑनलाइन क्लासेस में किसी भी सूरत में जाया ही नहीं जा सकता, तो वो तो नामुमकिन सी चीज़ हो जाएगी। दूसरी, कमौका साहब ने जैसे ये बात की है कि तमाम पेरेंट्स SOPs के मुताबिक बच्चों को लेके जाते थे, बच्चे क्लासेस में SOPs के मुताबिक जो थे वो रहते थे, चाहे 6 घंटे की क्लास थी या 7 घंटे की या 4 घंटे की क्लासेस थी, तो वो SOPs को उतने घंटे के लिए उनके ऊपर अमल किया जाता था। लेकिन जब स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे तो वहीं बच्चे जो होंगे वो तफरी पार्क में, वहीं बच्चे जो होंगे वो रेस्टोरेंट्स में, वहीं बच्चे जो होंगे वो टूर्स के ऊपर, वहीं बच्चे जो होंगे शॉपिंग मॉल्स के ऊपर, हर जगह पे गली मोहल्लों में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और किसी भी जगह पे उनके ऊपर जो है वो SOPs के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। वहाँ तलीमी इदारे थे, यहाँ पे बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत भी दी जाती थी, जिसमें बच्चों को एजुकेट किया जाता था कि कोरोना वायरस की वबा जो है उससे किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है। तो अगर तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा, जो तरबियत और तालीम उनको हम दे रहे थे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो उसके ऊपर चले जाना। पहले 7 महीनों में जो बच्चों ने एक्टिविटीज़ की हैं उनको हमने 2 महीने में बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को उस डगर के ऊपर लेके आए हैं कि पेरेंट्स आपके क्या हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है, आपके टीचर्स क्या हैं, उनकी रिस्पेक्ट आपने किस तरीके से करनी है, कैसे आपने कपड़े पहनने हैं, कैसे आपने उठना है बैठना है, उस तरबियत के ऊपर लेकर अभी हम बड़ी मुश्किल से आए थे इन 2 महीनों में। तो जब फौरी तौर पे फिर लॉकडाउन की सिचुएशन है तो उसमें यकीन करें बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू हो गए थे कि कोरोना वायरस जो है वो वाकई मौजूद है और उसके ऊपर जो है हमें एहतियात की ज़रूरत है, और उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या क्या इख्तियार करनी चाहिए वो सारे बच्चे आगे अपने पेरेंट्स को भी गाइड करना शुरू हो गए थे। जब तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे तो ये सारा सिस्टम जो है वो भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सिस्टम तो डिस्टर्ब होगा, आप क्या समझते हैं कि इस बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा ना सिस्टम से हटके? इसमें जितने क्या क्या नुकसान होंगे वो भी आप बताएं जी। इसमें जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर में जितने भी तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनके साथ साथ जितने लोग ये बिजनेस में इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे डिस्टर्ब। मैंने ये पहले बात किया, जैसे मार्केट्स में बुक्स सेल का काम करने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हैं, कैंटीन्स वाले भी किसी हद तक लगा लें क्योंकि अभी तो वैसे ओपन ही नहीं हुई थी अदारों में, तो ये तमाम तो डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा कमौका साहब ने एक बात की थी कि जितने भी 95% स्कूल्स जो हैं वो रेंटेड बिल्डिंग में है, तो तकरीबन 95% के करीब कॉलेजेस भी रेंटेड बिल्डिंग में। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीजें इसके साथ मुंसलिक हैं। जैसे आप बता रहे हैं, अगर एक स्कूल है, स्कूल के साथ टीचर्स मुंसलिक है, वहाँ के दर्जा चहारम के लोग मुंसलिक हैं, इसके अलावा जो कैंटीन मालकान हैं वो मुंसलिक है, जिनकी बिल्डिंग्स रेंट के ऊपर है वो मुंसलिक हैं, जो स्टेशनरी का सामान बेचते हैं वो इसके साथ मुंसलिक हैं, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन मुंसलिक है, रक्षा, एक बड़ी तादाद रक्षों की जो है उनका बिजनेस ही इस चीज पे चलता है कि वो कुछ करते नहीं है, सिर्फ बच्चों को छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं। तो इसके साथ साथ मतलब इतने लोगों का रोजगार मुंसलिक है, अगर एक सिस्टम रुकता है तो यकीन मानिए इस सारे की सारी चेन को जो है वो मुंजमद हो जाती है, जंग लग जाता है। आप गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि दोबारा स्टैंड करने के लिए इनको क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, आपको क्या सहूलियत फराहम करनी चाहिए? देखिए, हमारी तो सबसे पहला जो है वो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि फैसले के ऊपर नज़रसानी करके तलीमी इदारों को जो है वो SOPs के मुताबिक ओपन करने की परमिशन दी जाए, इनको लॉकडाउन की तरफ ना लेके जाया जाए।
अगर इनको लॉकडाउन की तरफ लेके जाया जाता है जैसे इन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर डिमांड्स हमारी वही हैं कि जितने भी तलीमी अदारे प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनको फाइनेंस दिया जाए, उनको कर्जे की सहूलियत दी जाए ताकि वो अपने सिस्टम को रन कर सकें। पहले 7 महीनों के बाद इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में गुजरने के बाद अब तलीमी अदारे मजीद इसके मुतहम्मल नहीं है कि वो मजीद जो है वो उसी तरीके से अपने तलीमी इदारों को रन कर सके। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे चाइल्ड लेबर के ऊपर चले गए हैं पिछले 7 महीनों में तलीमी अदारे बंद होने की वजह से। ये बहुत बहुत बड़ा लम्हा है। और 16 लाख इस वक्त स्टूडेंट्स कॉलेज में और 17 लाख यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। तो इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में जब क्लासेस आई हैं तो लॉकडाउन की वजह से वो चाइल्ड लेबर के ऊपर चले गए हैं और उन बच्चों ने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया। तो हम अपने तलीमी कैरियर को ख़त्म करने की कोशिश खुद कर रहे हैं। इसमें पिछले जो 7 महीने के साथ साथ नेक्स्ट 3 महीने अगर अदारे बंद रहते हैं तो यकीन करें कि ये 5 साल का गैप जनरेट हो जाएगा। लेकिन भुट्टो साहब, यहाँ पे दरमियानी रास्ता निकालने की जरूरत है। अगर हम सारा का सारा मुद्दा गवर्नमेंट पे डालें, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ये सिचुएशन है। अब इसको टैकल करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब उसके लिए ऑनलाइन स्टडीज भी होनी चाहिए, उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। और इससे हटके अगर कोई स्ट्रेटेजी आपके माइंड में, वो भी बताएं जिसमें ना इंतजामिया को तहफ़्फ़ुज़ात हो ना आपको। अब पूरी दुनिया के अंदर स्कूल कॉलेजेस बंद हो और पाकिस्तान के अंदर खुले हों और कोरोना केसेस भी आ रहे हों, इसके बावजूद खुले हों, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं वो दरमियानी रास्ता होना क्या चाहिए? दरमियानी रास्ता तो यही है कि अगर ऑनलाइन पे जाते हैं तो फिर बच्चों को ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, कि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो, इस चीज़ को ये समझे। ना सिर्फ ये नहीं है कि बड़े शहरों को सामने रखते हुए फैसले किए जाएं, कस्बों में भी इंटरनेट नहीं है, फिर विलेजेस में तो बिल्कुल इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। उनको भी देखा जाए कि इन बच्चों का जो है वो पुरसाने हाल कौन है। हमारे 72% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, तो उन देहातों में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देते हैं। हमारे अलमिया ये भी है। अच्छा, वैसे यहाँ से बैठे बैठे अभी मेरे ख्याल ज़हन में एक बत्ती जो है वो जली है। खालिद अयाज कमोका साहब कह रहे थे कि 50 अरब SOPs को फॉलो करने के लिए स्कूल्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट अगर रख लेती। कमोका साहब, क्या यही 50 अरब बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे खानदान, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि देहातों के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए इंटरनेट फैसिलिटीज फराहम करने के लिए पैसे लगाए जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब का कोई इलाका ऐसा रह जाएगा यहाँ पे इंटरनेट ना आ सके। कोई डिवाइसेस ऐसी दे दी जाए उनको जिससे 2 या 3 महीने के लिए उनको फ्री इंटरनेट फराहम किया जाए, तो मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो इस तरह के मजीद भी मामला हैं, मजीद भी गुफ्तगू आपके साथ करनी थी, लेकिन वक्त कम होने की वजह से अल्टीमेटली नहीं कर पाए। तो बहुत शुक्रिया खालिद अयाज कमोका साहब आपका आज के शो में आने के लिए। मोहम्मद भुट्टो साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए, आपने स्कूल्स के और कॉलेजेस के मसाइल को तमाम तर ऑडियंस के सामने रखा। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो, उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो डैन स्टीवन बाय साहब जीज, सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे इनकी शॉप मौजूद है। वहां से जाके आप फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो परचेज कर सकते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारी प्यारी सी शेफ किंजा हमें क्या बना के खिला रही हैं। कैसी हैं शेफ आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज रेसिपी कुछ मुनफरिद रख दी है, ऑर्गेनो भी नजर आ रहा है मुझे, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और कुछ मशरूम्स भी हैं, स्टेक का पीस भी पड़ा हुआ है। ये क्या बनाए हैं आज हम? सर आज हम लोग अल्फ्रेडो पास्ता बनाने लगे हैं। अल्फ्रेडो पास्ता जनाब तैयार किया जाएगा आज। मैं चाहता हूं अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी बता दें, लेकिन रेसिपी से पहले हमारी जो प्यारी प्यारी ऑडियंस हमें देख रही है उनसे दोबारा से मैं आज का सवाल पूछना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का नाम क्या है? अगर आप नाम बताते हैं तो बुलेवार्ड की जान से आपको वाउचर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो शेफ किंजा, मैं चाहता हूं आप रेसिपी को स्टार्ट करें और बताना शुरू करें कि आज क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे, कितने % की सर्विंग होगी? सर हम लोग इसमें सबसे पहले जो अपने पहले चिकन की मैरिनेशन करनी है, उसमें जो हमें चिकन की मैरिनेशन के लिए चीज़ें चाहिए वो सिंपल सी हैं। हाफ टी स्पून हमें वाइट पेपर चाहिए, हाफ टी स्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, थोड़ा सा चिकन पाउडर डालेंगे और इसको मैरिनेट करके हम इसको ग्रिल करेंगे।
सॉस इसकी बनेगी चिकन पाउडर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फ्लेवर के लिए। इसका फ्लेवर बहुत तो अच्छा चिकन का भी फ्लेवर ऑलरेडी होता है जी ना? सर, लेकिन इसको और इनहेंस करता है फ्लेवर को। होता ये चिकन का ही फ्लेवर है जी सर, और ये Stock चिकन के होता है फ्लेवर ये। को चिकन से हटके एनहेंस और अच्छा कर देता और है अच्छा इसको। कर देता है। और इसकी सॉस बनाएंगे हम, जो इसमें व्हाइट सॉस डलेगी। मेरे पास तकरीबन 2 कप दूध है, 1 कप मिल्क है, सॉरी क्रीम है, क्रीम है। ऑरिगानो मैं इसमें डालूंगी, स्प्रिंकल करूंगी, पार्सले मैं ऊपर टॉप पे डालूंगी, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और सॉल्ट। अच्छा दोनों क्या चीज है ऑर्गेनो में जिस भी डिश के अंदर डाली जाती है ना, इसके जो अरोमा होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। बेहतरीन इसमें होता क्या है? सर ये एक हर्ब है जो ड्राई फॉर्म में फ्रेश भी मिलती है, लेकिन इसको ड्राई जब किया जाता है ना तो इसका अरोमा और अच्छा हो जाता है। ये बड़ी बेहतरीन हर्ब है। इसका सेहत पे भी अल्टीमेटली पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। मैं चाहता हूँ मैरिनेशन को स्टार्ट किया जाए, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें कि इसे मैरिनेशन के बाद तैयार किस में किया जाएगा, गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी में? कुकिंग ऑयल में सर, मैं इसको फ्राई करूंगी। गोल्डन कुकिंग ऑयल में जनाब इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल के बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है, कुदरती अज्जा के साथ, जिसका मकसद यह होता है कि आपकी सेहत बेहतरीन हो, उसके साथ साथ जो लज्जत का मेयार है उसको भी नीचे ना लाया जाए। इसीलिए गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह भी कहना है कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करती है, विटामिन डी जिसकी खास तौर पर डेफिशिएंसी होती है खवातीन के अंदर, उसको दूर करने के लिए विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। विटामिन ई आपके बाल जो है वो खूबसूरत बनाता है, जैसे शेफ किंजा के बाल आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, और मेरा ख्याल है कि गोल्डन कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल करती हैं, शायद इसी वजह से बाल इनके खूबसूरत है। और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी चीज है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने लज्जत के लिहाज से बेहतरीन हो और सेहत के हवाले से भी बेहतरीन हो, तो उसके लिए आपको इंतखाब करना पड़ेगा गोल्डन कुकिंग ऑयल का। तो जनाब मैं चाहता हूं इसकी मैरिनेशन को स्टार्ट किया जाए और साथ साथ स्टेप्स जो हैं वो बताते चले जाएं आप, ताकि ऑडियंस को पता चलता चले। उतनी देर हमारे साथ जो आज के गेस्ट है मैं उनकी तरफ शेफ किंजा जाना चाहूंगा, आप उतनी देर इसे रेडी करें। तो हमारे जो आज के गेस्ट मौजूद होंगे उनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूं। वो कहते हैं ना, कहते ने लोग सियाने संगी चंगे ने पुराने, तो हमारे साथ कुछ संगी मौजूद है आज जनाब। ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर भी और लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया था। हमारे फैसलाबाद के एक सिंगर हैं जिन्होंने इसको गुनगुनाया था, और यही नहीं कोविड के दिनों में खास तौर पे अपने जो महकमाना अफसरान हैं उनको और जितने भी मुलाजमीन हैं उनको सराहने के लिए गाने जो है इनकी जानब से तैयार किए गए। ये पूरी टीम है जो कि अब्दुल रऊफ जट की क़यादत में जो है वो चलती है, और बहुत सारे गाने कोविड के दिनों में इनकी तरफ से तैयार किए गए, चाहे वो पुलिस के लिए हो, इंतजामिया के लिए हो, और अब ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी एक गाना जो है इनकी तरफ से तैयार किया गया है। तो आज उस पूरी टीम के साथ आपको मिलवाता चलूं। हमारे साथ अब्दुल रऊफ जट मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं इन तमाम सॉन्ग्स के हवाले से, और उसके साथ साथ संगी पुराने गाना जिन्होंने गाया, और इसके साथ साथ जितने भी कोविड के दिनों में गाने गुनगुनाए उनमें से कुछ गाने शुजा एहसान की जानब से भी गुनगुनाए गए। तो शुजा एहसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता था आप मेरा स्वागत करें, आज मैं आपका कर रहा हूं, गुनगुना के कुछ स्वागत करते आप, लेकिन उसके साथ साथ एक और अहम शख्सियत जिनका तारुफ मैं आपसे बात करवाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है। तो हमारे साथ जनाब सामर अजीज मौजूद हैं जो कि मारूफ डायरेक्टर और कंपोजर हैं और म्यूजिक कंपोज करते हैं, और इंडिया के अंदर भी इनके अब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडिया में भी मूवीज के अंदर और कुछ सॉन्ग्स के अंदर इनकी कंपोजिशन जो है वो दी जा रही है। तो जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी, तो हमारी तो लगता है नहर का पानी छोड़ा हुआ है हमारी मट्टी में, तो इस कदर ज्यादा जरखेज हो चुकी है। और यहाँ पे चाहे फनकार हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, शायर हो, अदीब हो, सिंगर्स हो, यहाँ पे हर तरह का शख्स शहर फैसलाबाद में देखने को मिलता है। यही खूबसूरती है जनाब हमारे शहर की। तो पहले मैं चाहूंगा रऊफ जट की तरफ चलूं जो कि प्रोजेक्ट हेड है। रऊफ, कैसे माइंड में आया ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो आपने शुरू किए कोविड के दिनों में, और अभी रिसेंटली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी आपने सॉन्ग तैयार करवाया, क्या कहेंगे इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिटी 41 की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमेशा से फैसलाबाद के लोगों को प्रमोट करते हैं। कहीं भी कोई टैलेंट हो तो उनकी कोशिश होती है कि उनको स्क्रीन पे लाया जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक इन सॉन्ग्स की बात है,
एज अ प्रोजेक्ट हेड मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो रज़ाकराना तौर पे ये सारे काम करते हैं। मैं तो जस्ट मेरा एक आइडिया होता है और मेरे पास कुछ चीज़ें मैं खुद लिख लेता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे उस्ताद हैं तारिक महमूद तारिक साहब, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लिख देते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से जो चल रही होती है उस पे काम करने की कोशिश करते हैं और वो जस्ट उसका एक ही मकसद होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए सॉन्ग्स के हवाले से, चूंकि लोग म्यूजिक को तो पसंद दी भी जाती करते है, हैं। लेकिन आप थोड़ी शायराना तबीयत भी रखते हैं और कुछ शायरी भी करते हैं। राउफ, कितनी सदाकत है इसमें? शायरी, मेरा एक शेर है कि तुम दिए मैं शायर नहीं, वो तो खैर वो उनके तो हम बराबर भी नहीं है, पाँव की खाक की बराबर भी है कि मैं शायरी कब करता हूँ मुझ पे जो इल्हाम होता है शायरी का और जो एक सिचुएशन है जिससे हम गुजरते हैं, जो जिस मुआशरे में हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे हालात उनको हम फेस करते हैं। तो बस वही मैं कहता हूँ, शायरी कहना तो शायद मेरे बस की बात नहीं है, बस अल्फाज आते हैं मैं अदा कर देता हूँ, लोग उसको शायरी समझ आप लेते हैं। हमें भी अदा करें ना कुछ अपना लिखा हुआ। वो चलें आगे चल के मैं उसको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात करूँ। तो प्रोजेक्ट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, फिर मुझे शुजा और उसके साथ साद है, हसन है, अब्दुल्ला है, बड़े अच्छे सिंगर मुझे मिले। सामर भाई जैसे मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर मिले जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं। इसके अलावा मेरे जितने सॉन्ग्स हैं उनकी जो कंपोजिशन बनाई है मैक्सी ने, तो एक सारी टीम है जो जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से मेरे साथ काम कर देते हैं। बाकी इनको बनाने का मकसद, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि बस एक ही होता है कि वो इदारे जिनको हम थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते, वो हम चाहते हैं कि हम उनको अच्छा समझें, चूँकि अच्छाई ही वाहद रास्ता है। किसी के बारे में हम अच्छा सोचेंगे तो यकीनन ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक आपने बात की है शुजा की, तो शुजा ने मेरे साथ पहले एक दुआ थी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो की। फिर इसने एक मेरी गज़ल जो है वो मैं आप शुजा से हम वो भी सुनेंगे, मेरी लिखी वो शुजा की तरफ भी चलते हैं और मजीद जानते हैं। शुजा बताइएगा, ये प्रोजेक्ट तो आपने तैयार किया, लेकिन इसके साथ साथ दीगर सॉन्ग्स भी आपके आते रहते हैं फैसलाबाद के अंदर और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आप शोज भी कर चुके हैं, काफी पॉपुलर हो रहे हैं दिन ब दिन आप। थैंक यू। बस ये अल्लाह का करम है और मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मुझे इन प्रोजेक्ट्स के लिए चुना गया। ये हमारे लिए प्राउड की बात होती है। लेकिन एक और प्रोजेक्ट है जो मैं अनकरीब आपको देने जा रहा हूं, हमारे सिटी 41 के लिए भी आपने सॉन्ग तैयार करना है, क्योंकि कोविड के दिनों में, मेरे लिए ऑनर की बात है। कोविड के दिनों में जितना अदारों के लिए काम किया है, जितना अदारों ने किया, 41 ने भी उतना ही काम किया है। हम किसी से पीछे नहीं थे जनाब। हमारे भी जितने भी रिपोर्टर्स थे, जितनी भी कैमरामैन की टीम थी, वो पूरी की पूरी फील्ड के अंदर मौजूद थी। मैं चाहता हूं हमारे लिए भी एक सॉन्ग। सिटी 41 हर मामले में आगे हमने देखी है हमेशा और इंशाल्लाह देखते रहेंगे। मैं सबसे पहले सिटी 41 का ही थैंक्स करता हूँ, हमें हमारे शहर में पहचान दी, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद रऊफ भाई ने मुझे सेलेक्ट किया इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगर्स का एक वो है, ढेर लगा हुआ है। और अच्छा, सारी बारीक है, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि कोई सुर में नहीं है। मैं तो बल्कि जूनियर मोस्ट सिंगर हूँ, सब में से जूनियर मोस्ट आर्टिस्ट हूँ, मगर ये इनका शुक्रिया सिटी 41 का, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल, कि जब मुझे ये कुछ देते हैं आइडिया या कोई प्रोजेक्ट, तो मैं उसको निभा पाता हूँ। ये मेरे उस्तादों की वजह से है, वो मुझे सिखाते हैं बहुत अच्छा। क्या बात है। सामर भी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा, गाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गाने के साथ साथ म्यूजिक की कंपोजिशन बेहतर ना हो तो बहुत बेहतरीन गाने की ऐसी तैसी फेर देता है, और बाजुकात आपकी कंपोजिशन अच्छी है तो बेसुरा भी बंदा तर जाता है। ये क्या चक्कर होता है? ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का कि जिन्होंने इनवाइट किया सराहने के लिए। और दूसरा, शायरी होती है, इसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। किसी भी गाने की, किसी भी गज़ल की जो बेसिक है वो शायरी है, लेकिन उसके ऊपर जो म्यूज़िक फिर आता है उसके लिए हमें फिर सोचना पड़ता है, अच्छा अल्फाज क्या कह रहे हैं, थॉट क्या है इसके पीछे। उसके मुताबिक फिर म्यूजिक के वो इंस्ट्रूमेंट्स जो उन अल्फाज को पूरा उसके साथ मैच करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, ग्लू करते हैं कंपोजिशन और शायरी के साथ, उन साजों को उसमें डालना, ये हमारा काम है, यानी म्यूजिक अरेंजर का, म्यूजिक कंपोजिशन का। तो ये बड़ा खूबसूरत काम भी है, बड़ा एंजॉय भी करते हैं हम इसको।
और थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि एट लास्ट जो सब चीज़ ग्लू होके आनी है वो आफ्टर द म्यूजिक होके आनी है। तो बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार काम है और डिफरेंट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे शुजा ये बताइएगा कि आज क्या सुनाएंगे हमें, ताकि वो जो सॉन्ग राउफ की तरफ से और आपकी टीम की तरफ तैयार किया गया उनमें से कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे, ताकि मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूं कि उसे रेडी करके रखें, उसका ट्रैक प्ले कर दें। ताकि एक अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट रऊफ भाई ने, बहुत खूबसूरत इदारा है नर्सिंग का, जिसे यूजुअली इग्नोर किया जाता है, सिर्फ सिस्टर्स कह के इग्नोर किया जाता है कि यार ये सिर्फ हमारी खिदमत के लिए। उसको बहुत पॉजिटिव वे में रऊफ भाई ने लिखा, बहुत अच्छा। मैंने उसे खुद कंपोज किया और सामिर भाई ने उसका म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया। तो अभी हम वो आपको सुनाएंगे। उसका नाम क्या है, कुछ गाना थोड़ा सा नर्सिंग सॉन्ग उसको हमने टाइटल दिया है। कौन सा सॉन्ग? नर्सिंग। नर्सिंग सॉन्ग। चलें जी, मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा उसे रेडी रखें, लेकिन उससे पहले मैं टप्पे सुनना चाहूंगा। आप टप्पे बड़े जबरदस्त सुनाते हैं। जी जी। हमारी ऑडियंस आज देख रही है, मैं चाहता हूं आपकी मौजूदगी का भरपूर फायदा जो है वो उठाया जाए, कुछ सुनाया जाए जनाब। टप्पा स्पेशली मेरे भाई, ये मेरे दोस्त भी हैं हनान, तो आपके लिए। जी जी, थैंक यू। कोई रेल कराची रुक गई, साढ़े 9 दी रोजी मुक गई। कोई रेल कराची रुक गई, साढ़े 9 दी रोजी मुक गई। हाँ। साबिर तेरे शार मेरा यार, शाला बख्त बुलंद होवी, अच्छा ओ यार, शाला बख्त बुलंद होवी। भुल्ले ना प्यार मेरा यार, शाला बख्त बुलंद होवी। क्या बात है, बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। तो हमारा गाना भी आज का तैयार है, मैं चाहता हूं उसे भी सुन लिया जाए, ताकि ऑडियंस को बताया जाए कि हमने जो गाने कोविड के दिनों हमने जरा एक न्यू स्टाइल से किया है। इसमें कुछ 5 इसके अशार हैं, जिसमें से 2 मैंने गाए हैं और 2-3 की रऊफ भाई ने नरेशन की है। तो चलो बड़ा जी, एक मैं अच्छा डायरेक्टर साहब से कोलैबोरेशन। दरख्वास्त करूंगा ट्रैक को प्ले कर दिया जाए, ताकि हम शुजा की आवाज में गाना जो है वो सुन सकें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें एक और नए मेहमान है जिन्होंने ज्वाइन किया है। मेरा मुराद मैक्सी के साथ है जनाब, जो हमारे कंपोजर भी हैं फैसलाबाद के, राइटर भी हैं, सॉन्ग लिरिक्स भी लिखते हैं, और इसके साथ साथ सॉन्ग कंपोजिशन के अंदर कौन सा सुर कहां पे लगाना है इनकी जान से बताया जाता है। मैक्सी बताइएगा, क्या कहते हैं आप, ये जो सॉन्ग्स तैयार किए गए हैं काफी पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इट्स रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो वही सामन भाई वाली बात ही कि लिरिक्स पे ही कंपोजिशन होती है। सो लिरिक्स जिन तक पावरफुल नहीं होते, जैसे बहुत अंदर अच्छी कंपोजिशन भी नहीं निकलती, ठीक है। सो इट्स स्पेशल थैंक्स टू ब्रदर रऊफ कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा, उसको कंपोज करने में आसानी हुई। थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि इसको थोड़ा सा रखना था यंगस्टर मूड, ताकि जो हमारी यूथ है वो अट्रैक्ट हो बेसिकली। तो कोविड के दिनों में किया था, तो वो बड़ा एक मुश्किल से हमने मतलब बड़ा थोड़ी एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैक्सी की ना एक अच्छी बात ये है, मैक्सी मेरे साथ बहस करता है। मैं जब कुछ चीज लिखता हूँ तो भी कहता है ये रोपा ये वजन पे नहीं आ रही, इसको इस तरह से करना, और मैं मैक्सी नहीं, मैक्सी इसको इसी तरह से करना है। तो मेरे साथ काम करते हुए मैक्सी को थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, बट मैक्सी वजन कैसे डालते हैं आप इस पे? वजन बस मेरा खुद का इतना वजन नहीं। अच्छा जनाब, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, और मुझे खुशी खास तौर पे ये होती है कि हमारे फैसलाबाद का टैलेंट जो है वो उभर के सामने आ रहा है। कुछ सिंगर्स हमारे ऐसे भी हैं कि इंडिया से अप्रोच उनको किया जाता है कि हमारी मूवीज के लिए या तो गाएं या फिर अपना गाया गया सॉन्ग हमें दे दिया जाए ताकि मूवी में लॉन्च कर सके। तो शुजा एहसान क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज मैं शुजा की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। शुजा, वो अक्सर मैं आपसे सुनता होता हूँ, माइया तेरे वेखन, हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कुछ अता किया जाए आज। क्या बात है शुजा, आपने तो माहौल बना दिया जनाब, और जहां पे आप मौजूद होते हैं माहौल बन ही जाता है, बस एक चाय के कप की कमी होती है और आपकी तैयार हो रही है। नहीं, मैं अक्सर कह रहा हूं, हमेशा ही हमारी, आपको पता ही है जब शोबिस की गैदरिंग्स होती हैं, आप उसमें हम हमारे साथ ही होते हैं, रऊफ भाई भी,
तो जब हाँ, इतने तो प्यारे रौनक- लोग अच्छा रौनक- वैसे रौनक होता गुज़श्ता है, दिनों हाँ, में ना रौनक है। वो उस्मान अमान हमारे एक बहुत फेमस डिजाइनर है, उनकी मेहंदी हाँ। थी, वहां पे भी शुजा की तरफ से 4 चांद लगा दिए गए सिंगिंग करके। नहीं, और शुजा क्योंकि- बड़े ब्लश कर रहे थे, मतलब 4 लड़कियां इधर डांस फ्लोर पे मौजूद थी, शुजा के 4 लड़कियां इधर, और बड़ा एंजॉय कर रहे थे शुजा उस वक्त। मतलब गाने को यहाँ पे गाते अच्छा, हैं, मैं- एंजॉय नहीं करते, मैं वहां सिटी- पे एंजॉय कर रहे थे मैं गाने सिटी को। 41 के नाज़रीन को एक और चीज बता दूं कि जितनी मौजब गुफ्तगू आज हो रही है तो मुझे हजम नहीं हो रही। आफ्टर शो यहाँ पे कुछ और फन भी होना। शुजा जो है ना, वो लड़कियों में बड़ा कंफर्टेबल गाते हैं, मैंने ये नोट किया है। रऊफ आपने भी देखा होगा। मैं ये तो खुद मेरे वहाँ पे उस्तादों थी, की वजह से। मैं तो गवाह था वहाँ पे, मैं तो बल्कि होस्ट कर रहा था उसको। अनान मुझसे बेहतर कौन जान सकता, मुझसे बेहतर वाकई इसको कोई और नहीं जान सकता। बिल्कुल आपको जी, भी पता है। मैक्सी भी हमारे साथ मौजूद है, मैक्सी भी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 बोल जनाब आपकी तरफ से भी अता किए जाएं। यस सर। सो अपना ही लिखा हुआ मैं कुछ भी अच्छा, जनाब। मेरा ये ना तकरीबन भी विद इन 1 मंथ एक बहुत अच्छा आइटम आ रहा है, एक सॉन्ग आ रहा है। सो उसको मतलब कि अभी पिक्चराइज करने जाना है हमने, उसकी लोकेशन वगैरह लॉकडाउन कर दी। इसी वजह से रुके हैं, वरना मैं आपके थोड़ा सा lockdown सॉन्ग्स भी है। लॉन्च जरूर करता यहाँ से। यस यस आई नो। सो उसकी मैं एक जी, जी। 2 लाइन सुनाऊंगा। नहीं वो चले जी, वो होता है ना, वोकल का Thank you, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे पास Thank यहाँ you. माइक जो है वो बहुत अच्छा गुनगुनाया। असल में वो कुछ वोकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब Problem हम नहीं है, रिकॉर्डिंग में basically- होते हैं तब जरा और तरीके से Yeah. गुनगुनाया जाता है, म्यूजिक के साथ मिलके, ऐसे ही है। और जब लाइव गुनगुना रहे हों थोड़ा और ऐसे। सिस्टम होता है। तो रऊफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ क्योंकि लिखते भी हैं, तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहूंगा। रऊफ, कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत ही तो की है, और क्या किया है वो। हाय, मोहब्बत ही तो की है। कितनी बार मोहब्बत की आप? बार अच्छा, की मुझे या एक एक ही अफसोस, बार? हाँ मुझे अफसोस रहा है कि जिससे मुझे अब तक मोहब्बत है वो मेरी पहली मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जब उससे हुई है तो फिर वो पहली और दूसरी और आखिरी मोहब्बत वही थी। पहली मोहब्बत मैं जब किसी को बताता हूँ तो वो बड़ा हंसते हैं। पहली मोहब्बत मेरी ऐश्वर्या राय थी, अरे और दूसरी मोहब्बत जो है फिर वो थी। तो मैं एक गजल वो थी? वो थी। अच्छा। अब मैं नहीं बता सकता चूंकि वो हो सकता है कहीं ना कहीं वो देख भी रहे हो। मैं एक गजल मैंने लिखी है, तो उसके लिए? उसमें नाम है उनका, तो वो मैं सुना देता हूँ जी आपको जी जरा जरूर, पिछाड़। जरूर। राह में मुझको दिखाई दीजिए, बुझती आंखों को बिनाई दीजिए। आहा, राह में मुझको दिखाई दीजिए, बुझती आंखों को बिनाई दीजिए। इश्क रुसवाई बिना नहीं जचता, शहर में उनके दुहाई दीजिए। अरे क्या बात है शुजा, मुझे लगता है कुछ आप ना रऊफ को दवाई दीजिए ताकि इसका खुमार फिलहाल जो आप है- सुनाई दीजिए। इसका खुमार जो है वो थोड़ा कम हो। तो मैं वस्ल की शब जिस कदर थी मुख्तसर, आहा, मुख्तसर उतनी जुदाई दीजिए। अरे क्या बात है। उसको मैं अपनी गजल को मुख्तसर कर दूं, लंबी है जी, कि जी। शोहरत और सरवत सदा न साथ दे, आहा, क्या बात है। शोहरत और सरवत सदा न साथ न दे, साथ थे। मुझको दर्द आशनाई दीजिए। अरे क्या बात है, क्या रूफी की उलझन का हल है आखिरी, रूफी की उलझन का हल है आखिरी, अपनी जुल्फों तक रसाई दीजिए। अरे क्या बात है। ये जो मैक्सी की तरफ आपने देख के इशारा किया है ना कि अपनी जुल्फों तक रसाई दीजिए, इनकी जुल्फों में रसाई ना ही दे ले तो बेहतर है। ये रसाई कुछ ना कहीं और कुछ होनी चाहिए। लड़ जाएगा आपको इनकी जुल्फों से। अच्छा मैक्सी, ये क्या बात होती है, मतलब सिंगर्स और कंपोजर्स जरा रॉक स्टार लुक रखते हैं, बाल लंबे, और सर जरा वो कहते हैं कि थोड़ा जो दिखना चाहिए वही बिकता है, जो नहीं दिखता है वो टाइम नहीं लगता ना, मसरूफ ज्यादा रहता है। अच्छा जी, बाल कटवाने अच्छा शुजा, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, हमारी शेफ किंजा है, रोजाना हमें बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं, तो कुछ 2 अशार उनके लिए भी आप गुनगुनाएं, ताकि आज जो खाना है हमने खाना अल्फ्रेडो पास्ता शेफ किंजा बना रही हैं, तो वो उन्हीं के हाथ का होगा। तो अगर हम थोड़ा सा गुनगुना के उनको सुनाएंगे जरा अच्छा और टेस्टी बना देंगी, वरना नमक अगर ज्यादा हो गया कुछ खाया नहीं जाएगा। तो मैं चाहता हूँ शेफ किंजा के लिए आज 2 अशार। जी एक बड़े खूबसूरत गाने की 2 लाइनें जी, शेफ जी। किंजा के लिए स्पेशली। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये आप उन पे कम और खाने पे ज्यादा कुर्बान कर रहे हैं, मुझे यूं महसूस हो रहा है। बंदा खाने के लिए सब कुछ करता है। असल में ना मैं डिश का नाम जब ले रहा था ना, तो शुजा के मुंह में पानी आ रहा था और मुझे कह रहा था 1 सेकंड रुके, ताकि वो जो पानी है उसको इनहेल करने के बाद गाना गुनगुना सके। बाद का मुंह में पानी होता है, गाना नहीं गुनगुनाया जाता। जी, इस चीज का exactly. इंतजार जो है वो मुझे अंदाजा है आपका। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ये चटपटी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शेफ किंजा की तरफ चलते हैं और जानते हैं हमारी डिश कहां तक पहुंच चुकी है। शेफ बताइएगा, और कितनी देर रिक्वायर्ड है हमारी आज की डिश को कंप्लीट होने के लिए? सर हमारी डिश रेडी हो गई है। जैसे मैंने पास्ता प्लेटिंग अभी मैं कर रही हूँ उसकी। ग्रिल चिकन जो है मैंने वो ग्रिल कर लिया था, उसको स्लाइस करके इसके ऊपर सेट करूंगी और थोड़ा सा पार्सले जो है स्प्रिंकल करूंगी। चलें जी, ये मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द तैयार करें ताकि आज की डिश जो है हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जो गाना सुना उनकी जहां से, अब जरा अच्छा बनेगी डिश जो है वो अच्छी तैयार होगी। सर डिश तो पहले भी अच्छी तैयार हो रही थी, लेकिन अब और अच्छी तैयार होगी। उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज जो पता है डिश के लिए यूज किए तो मेरे लिए थे वो। नहीं नहीं, आपके लिए जनाब, थैंक यू सो मच। एज यू विश कहते डिश यानी आप ही डिश को तैयार कर रहे हैं ना, तो आप ही के लिए हम करेंगे ताकि आप खुश होंगी तो ये डिश अच्छी बनेगी। तो आपके लिए खास तौर पे शुजा ने गाना जो है वो गुनगुनाया था। तो जनाब, आज के जो विनर्स हैं जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का नाम बताया, उनका नाम भी मैं आपको बताता चलूं कि हमारे फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं जनाब मोहम्मद अली साहब, और उनका जो 5 खुशनसीबों ने नाम बताया जिनको वाचर्स सिटी 41 और बुलेवार्ड की तरफ से दिए जाएंगे, उनके नाम है फिजा सुहेल हैं जनाब पहली जो विनर है, और उनके साथ बाद जो सेकंड विनर हैं वो वसीम अख्तर हैं, तीसरे विनर है मोइन अहमद, चौथे विनर हैं अनवर अली, और 5वीं विनर हैं फौजिया दानिश। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 विनर्स के नाम गौर से सुनिए और हमारे सिटी 41 के ऑफिस से आके वाचर्स आप रिसीव कर सकते हैं। फिजा सुहेल, वसीम अख्तर, मोइन अहमद, अनवर अली और फौजिया दानिश, ये वो 5 खुशनसीब हैं जिन्होंने वाउचर्स जो हैं बुलेवार्ड की तरफ से विन किए हैं। तो शुजा की तरफ मैं जाना चाहूंगा दोबारा से। शुजा, मैं चाहता हूं कुछ और हमें अता किया जाए, जो विनर्स हैं जिन्होंने वाउचर्स जीते हैं उनके खुशी में कुछ आप अता करें। और अच्छा, ये एक ट्रेंड भी सेट होता चला जा रहा है, सराइकी सॉन्ग्स को बड़ा पसंद किया जा रहा है, ये अच्छी चीज भी। आप क्या समझते हैं, इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए हमें, जो एक इंडियन स्टाइल में पहले गाने गुनगुनाते थे, अब उसे छोड़ के अपना जो कल्चर है, जैसे पंजाबी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं और सराइकी सॉन्ग बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब दिल किथे खड़ाया वो बोले, और इस जैसे और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं, जो हमारे गली मोहल्लों के सिंगर से इस कदर पॉपुलर हो रहे हैं कि उनकी पजीराई को देख के बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं रश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मैं ज़रूर पड़ोसी मुल्क को मैं जो पंजाबी हैं हमारे वहाँ पे जो रहते हैं उनको मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा। हनान ये चीज़ें ऑलरेडी भी हो रही थी यहाँ पे, लेकिन चूंकि वो पंजाबी जब फिल्में आई हैं, पंजाबी सॉन्ग्स आए हैं, और फिर एक लड़का जिसने जीन्स पहनी हुई है और बाल बनाए हुए हैं और वो पंजाबी बोल रहा है, एक लड़की जिसने जीन्स पहनी हुई है वो अमेरिका में रह रही है, वो रह रही है, यूरोप में रह रही है, वो पंजाबी बोल रही है, तो उसने हमें हौसला दे दिया, ट्रेंड सेट किया ना, ट्रेंड सेट कर दिया। तो अब ये चीजें जो हैं वो ज्यादा नुमायां होना शुरू हो और ऊपर से सोशल मीडिया ने सही काम सोशल उठाया मीडिया ने। इसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया से ज्यादा मैं जो आपका सिटी ग्रुप है मैं उसको इसका क्रेडिट बहुत दूंगा, क्योंकि इलाकाई जो हमारे सिंगर्स हैं, जो इलाकाई बोलियां बोलते हैं, जो ये माइये टप्पे जो गाते हैं, तो कितने सिंगर्स हैं जिनको हमने पहचान दी, कितने सिंगर्स हैं। खासतौर पर अगर हम फैसलाबाद की मैं बात करूं तो फैसलाबाद में चूंकि मेरा रेडियो से भी ताल्लुक है, तो हम लोग तो सिर्फ उनकी आवाज सुनाते थे, बट आप लोगों ने उनको एक बताया है लोगों को, भाई ये सिंगर हैं, ये इनकी पहचान है, ये इनकी शक्ल है। तो आप लोगों ने तो बिल्कुल, मैं जितना भी कहूँ, मैं सिटी 41 को मैं अपना ज़ाहिर है कंपिटिटर भी मैं समझता हूँ, चूंकि पहले हम यहाँ पे ऐश करते थे, हमारे स्टार्स थे, लेकिन जब से बिल्कुल हमारे सिटी न्यूज़ ने तो नो डाउट बहुत कमाल कर दिया है। इस हवाले से मैं शुजा से पूछना चाहूंगा, शुजा आप क्या कहेंगे कि बहुत सारे लोग, आप जानते हैं इस चीज को अच्छे से, जिनको हमने टीवी पे ला के पहचान दी, उनको पहले कोई वो इवेंट्स में मुफ्त भी गाने को तैयार होते थे, उनको कोई बुलाता नहीं था, लेकिन अब प्रॉपर वो चार्ज करते हैं अच्छे खासे पैसे इवेंट पे जाने के लिए। उसमें सबसे पहले तो ये शख्स आपके सामने है। नहीं, आप तो बहुत अच्छे और पुराना नाम है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे, हमें शहर में जो हमें पहचान मिली, हमें इज्जत मिली, अब जहां जाते हैं लोग हमें पहचानते हैं। आपको हमने टीवी पे देखा था, तो जो सिटी न्यूज़ होता है वो शहर के लोग ज्यादा देखते हैं। तो मैं फिर से दोबारा थैंक्स करूंगा, इसने हमें प्लेटफॉर्म दिया एक मुझ जैसे सिंगर्स को, और
अब हमारा दुनिया में नाम हो रहा है। और ये भी है ना कि आप लोगों के जितने सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, आप ही की मैं जी, बात नहीं बिल्कुल। कर रहा, मैं सारे सब के सारे singers, जी, सिंगर की, exactly, बिल्कुल। हम जो सुरीला होता है, मतलब जो सुर से आउट हो उसका तो नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी अप्रोच कर रहे होते हैं, जनाब खुदा के लिए चला दें, अब वो चला के तो ऑडियंस से मजाक ही बनवाना होता है ना। जो सुरीले लोग होते हैं उनका जो कंपोजिशन वो करते हैं, जो सॉन्ग तैयार करते हैं, उनको लाजमी तौर पे हम अपनी हेडलाइंस में भी दिखाते हैं, वैसे शोज के अंदर भी बुलाते हैं और उनको पजीराई देने का पूरी कोशिश करते हैं ताकि उनका टैलेंट जाया ना हो। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश सिटी, होती है कि आपका टैलेंट को जो निखार के चैनल आगे है, लाया जाए। सबसे हमने हमेशा आगे ही देखा है। इवन हमारे जो 23 मार्च के शोज होते थे, 14 अगस्त के हवाले से ईद शोज, मेला वगैरह यहाँ पे जितने कोविड से पहले होते रहे, और जीतो हमने 41 हमारा एक बड़ा जबरदस्त जी शो बिल्कुल, था, आपका लेकिन जो शो कोविड से पहले स्टार्ट हुआ था, इंशाल्लाह हम श्योर के कोविड के बाद दोबारा स्टार्ट होने वाला है और उसमें मेन सिंगर तो मैं ही होऊंगा ना। चले जी, हम आपको भी लाजमी दावत देंगे उसमें। तो ये तो प्रोड्यूसर साहब ने और बाकी टीम ने डिसाइड करना जी होता है। बिल्कुल। तो असल में मैं वैसे ही जरा मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है ये हमारा घर है, हमारी फैमिली है, हमें जब भी बुलाते हैं हम तो भाग भाग के खुशी से आते हैं। जी जी, जरूर जरूर, और आपका घर ही है, आप जब चाहे यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे साथ सामिर भी मौजूद है, मैक्सी भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैक्सी, ये बताइएगा कि जब इतना टैलेंट यहाँ पे मौजूद है, इसके बावजूद जो इंडस्ट्री के लोग ज्यादा भागते हैं लाहौर की तरफ, कराची की तरफ, और दीगर म्यूजिशियंस को ज्यादा पजीराई देते हैं हमारे फैसलाबाद की निस्बत। बेसिकली हर आर्टिस्ट की ना एक अपनी साइकी है। मतलब लाइक मी, अगर मैं किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा तो उसे मैं ये कहूंगा कि यार मेरे पास ये लिरिक्स हैं, ये कंपोज है, तो इसका म्यूजिक करना है। अच्छा, मैं उसको बता नहीं पाऊंगा कि मुझे मतलब क्या थीम क्या चाहिए, इसका जिस म्यूजिक करना है, मैं ये कहूंगा। कुछ जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो मतलब जो समझदार हैं, वो मतलब प्रॉपर मतलब बैठ के भी काम करवाते हैं या खुद मतलब सेंस देते हैं कि मुझे थीम ये चाहिए बेसिकली। सो हर एक पे डिपेंड है कि ये मतलब कि उसकी सोच को वाइड हो, थोड़ा सा थिंक नेक्स्ट लेवल सोच रखे तो कोई नई आइडिया निकलेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज़ आइडिया है। सो आइडिया निकालना ही, बिल्कुल, आइडिया बहुत, आइडिया भी सारी चीज़ है, बिल्कुल अहम चीज है। ऐसे। और आइडिया ही होता है, एक सोच ही होती है ऐसे। जिसकी अक्कासी आप या तो लफ्जों से करते हैं, या गुनगुना के करते हैं, या कंपोजिशन के जरिए करते हैं, और हर एक की एक्सपर्टी अपनी अपनी फील्ड के अंदर बेहतरीन होती है। तो मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आज का जो सॉन्ग है, आप ने जो दुआ गुनगुनाई है, वो लाजमी हमें सुनाते चले, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि आज की डिश भी हमारी तैयार हो चुकी है, और शेफ किंजा के हाथों का जादू जो है वो आज डिश के अंदर खूब दिख रहा है। अगर मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि क्लोजअप करके एक दफा आज की डिश को, अल्फ्रेडो पास्ता को, जो किंजा ने आज बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार किया है, उसे भी दिखा दिया जाए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले जनाब, हमें आज की दुआ जो है वो गुनगुना के सुनाते ये जाएं। दुआ का सबके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हम बचपन से गाते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो जनाब, मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करें। जी, जी। और पहले मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ट्रैक को प्ले कर दिया जाए, ताकि शुजा एहसान की मधुर आवाज के अंदर आज हम दुआ को सुन सकें। तो प्रोड्यूसर साहब, जनाब ट्रैक को चला दिया जाए। चलें जी, ट्रैक चल रहा है, और शुजा आप तैयार हैं?